वेलकम टू स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी। मैं शालू आपका स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी पर स्वागत करती हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कोहलबर्ग, जो साइकोलॉजी और सीडीपी में अक्सर पूछा जाता है। तो हम आज डिटेल से पढ़ेंगे और इसके जो क्वेश्चन हैं वो भी लास्ट में लगाएंगे कि आपको ये क्वेश्चन कैसे करने हैं। तो हमारा टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम कोहलबर्ग के बारे में पढ़ लेते हैं कि कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। कोहलबर्ग थ्योरी ऑफ, अगर पेपर में ये क्वेश्चन आ जाता है कि नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था, तो आप कोहलबर्ग करके आएंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि प्रथम बार नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था, अगर क्वेश्चन में प्रथम आ जाता है तो आप कोहलबर्ग न कर जीन पियाजे ही करके आना है। अक्सर ये क्वेश्चन पेपर में आता है और बच्चे कोहलबर्ग लगाते हैं और वो क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर प्रथम नैतिक विकास का सिद्धांत आ जाए तो आपको जीन पियाजे करके आना है। अगर नॉर्मल क्वेश्चन आ जाए कि नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था तो आपको कोहलबर्ग करके आना है। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। तो हमारे पास है कोहलबर्ग का नैतिकता का सिद्धांत, मतलब कोहलबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। अगर इंग्लिश में आ जाए तो आप मोरल डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी करके कोहलबर्ग ही करके आना है। तो हम पढ़ते हैं, हम पहले इसकी बेसिक बातें पढ़ते हैं फिर आप आगे पढ़ेंगे कि कोहलबर्ग ने कितने लेवल दिए थे। कोहलबर्ग ने 3 लेवल दिए थे। तो एक तो होता हमारे पास पूर्व परंपरागत स्तर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्री कन्वेंशनल स्टेज, जिसकी देखो इसमें 7 से 10 दे रखा है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। कई पेपर में 4 से 10 भी दे देते हैं। ठीक है, 4 से 10 भी दे देते हैं और 7 से 10 भी दे देते हैं। तो आपको याद रखना है कि पूर्व कन्वेंशनल या प्री कन्वेंशनल स्टेज इस कोहलबर्ग की प्रथम लेवल है। ठीक है, हमारे पास सेकंड आता है परंपरागत नैतिक स्तर। परंपरागत नैतिक स्तर 10 से 14 वर्ष आ जाए या 10 से 13 वर्ष आ जाए तो परंपरागत नैतिक स्तर सेकंड लेवल है। थर्ड है हमारे पास उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर, जो 13 वर्ष से अधिक दे रखा है। तो आपको याद रखना है, अगर आप इंग्लिश में याद करते हैं तो एक को कहते हैं प्री कन्वेंशनल, एक को कन्वेंशनल, एक को पोस्ट कन्वेंशनल। तो आपको ध्यान रखना है। अब इनकी दोनों की दो अवस्थाएं हैं। तो टोटल हमारे पास कितनी अवस्थाएं हो गई? 6 अवस्थाएं हो गई। तो आपको ये बात याद रखनी है कि कोहलबर्ग की कितने लेवल बताए गए हैं, मतलब हिंदी में बोले तो स्तर बताए गए हैं। तो आपको 3 करके आनी है, ये बात याद रखना। अगर कोहलबर्ग की नैतिकता की अवस्था पूछ ले तो आपको 6 करके आनी है, क्योंकि इनकी 2 भाग में इनको बांटा गया है। तो आप याद रखना कि पूर्व परंपरागत स्तर को 2 भागों में बांटा गया है, परंपरागत नैतिक स्तर को तो 2 भागों में बांटा गया है और इसको भी 2 ही भागों में बांटा गया है। तो इनकी 2 स्टेज ऐड करते हैं तो हमारे पास 6 अवस्थाएं बन जाती है। अगर लेवल पूछे तो 3 करके आनी है। तो ये क्वेश्चन है बेसिक से और आपको ध्यान रखना है। अक्सर ये छोटे छोटे पॉइंट हमारे नंबर को कट करवा देते हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो ये हमारे पास स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट है, नैतिकता की स्टेज दे रखे हैं। तो हम इनको देखते हैं। देखो ये हमारे पास ये दे रखा है, तो ये परंपरागत है, दोनों नीचे दे रखे हैं। ये प्री कन्वेंशनल है और इसमें दो दे रखे हैं कन्वेंशनल है। अगर किसी को इंग्लिश मीडियम में हो तो आप इंग्लिश में इनको पढ़ लेना। ठीक है, ये मैंने ले रखे हैं। फिर हम आते हैं, ये हमारे बाद ये 2 जो नीचे है सेल्फ इंटरेस्ट एंड अवॉइडिंग पनिशमेंट। ठीक है, तो ये हमारे पास प्री कन्वेंशनल है और जो 2 है ये गुड बाय एंड एटीट्यूड, लॉ एंड ऑर्डर, मोरालिटी। तो ये हमारे पास कन्वेंशनल है। ठीक है, और इनकी एज भी दे रखी है 3 से 7 वर्ष।
8 से 13 वर्ष, और ये प्रिंसिपल है, ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट और प्रिंसिपल है, ये हमारे पास पोस्ट कन्वेंशनल है। जिसको इंग्लिश मीडियम में पढ़ना हो वो इस डायग्राम को पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं हम। देखो, जिसको हिंदी में या इंग्लिश में जो भी कन्फ्यूजन हो आप इनको देख लेना, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। देखो, कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत है। हमारे पास है प्री कन्वेंशनल लेवल, पूर्व परंपरागत कन्वेंशनल लेवल और पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। तो आप क्या करना, इनको ज़्यादातर आप इंग्लिश में याद करने की कोशिश करना, क्योंकि हिंदी में तो पूर्व परंपरागत स्तर न देकर अगर आपको प्राक रूढ़िगत दे दे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको लौकिक स्तर भी दे सकता है, पूर्व नैतिक स्तर भी दे सकता है। तो आप इंग्लिश में याद करोगे तो आपके पास इंग्लिश में यही नाम आएगा, और हिंदी में याद करोगे तो इसके हिंदी में अलग अलग टाइप के नाम दे देते हैं और आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो हिंदी में देखो, प्राक रूढ़िगत भी दे सकता है, रूढ़िगत भी दे सकता है, और पूर्व लौकिक, पूर्व नैतिक स्तर भी दे सकता है और लौकिक स्तर भी दे सकता है। तो आप हो सके उतना इंग्लिश में याद करने की कोशिश करना। देखो, हम इसके वो पढ़ते हैं। देखो, पूर्व परंपरागत स्तर में क्या है, प्री कन्वेंशनल लेवल में क्या है, दंड एवं आज्ञा उन्मुक्ता, ये हमारे पास फर्स्ट अवस्था हो गई इसकी। और दूसरी अवस्था है हमारे पास व्यक्तिगतता और आदान प्रदान उन्मुक्ता, समझ ले। दूसरी, अब देखो इंग्लिश में आप याद करोगे तो आप पनिशमेंट एंड ओरिएंटेशन याद करोगे। अगर यही आपको हिंदी में दे रखा है हो तो इसका अलग दे देते हैं, हम बोले तो दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुक्ता भी हो सकता है, ठीक है। इसमें दे रखा है इंडिविजुअलाइजेशन एंड फेयर एक्सचेंज ओरिएंटेशन, ठीक है। तो आप इनको देख लेना। और इसमें हिंदी में ये नाम ना देकर ये भी नाम दे सकता है, साधनात्मक सापेक्षता तथा उन्मुक्ता, साधनात्मकता सापेक्षा एंड उन्मुक्ता, ठीक है। अब हम आते हैं परंपरागत कन्वेंशनल लेवल पर। कन्वेंशनल लेवल में हमारे पास अच्छा लड़का एवं लड़की बनने की होती है, अच्छे अंतर्वैयक्तिक संबंध भी इसमें आ जाते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया है कि इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो लॉ एंड सोशल मेंटेनिंग ओरिएंटेशन इसकी दूसरी अवस्था हो गई। तो हमारे पास 2 इसकी हो गई, 2 इसकी हो गई और 2 इसकी हो गई। तो मैंने बताया इसकी अवस्थाएं 6 होती है, ठीक है। हम लास्ट पढ़ते हैं पोस्ट कन्वेंशनल, उत्तर परंपरागत स्तर। पोस्ट कन्वेंशनल सामाजिक अनुबंधन और व्यक्तिगत अधिकार अभिन्यास और सार्वभौमिक सिद्धांत अभिन्यास, हम इसको डिटेल में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप इनको याद रखना। इनकी ये जो 3 लेवल है और 6 अवस्थाएं हैं, इनको आप ध्यान से पढ़ना और याद रखना, ठीक है। इनके नाम आप हो सके वो इंग्लिश में याद करने की कोशिश करना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, अब हम पढ़ते हैं कोहलबर्ग कौन थे, कहाँ के रहने वाले थे और उन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, ठीक है। हम पढ़ेंगे। अब आपसे पूछ ले, जैसे ये सीटेट वगैरह क्वेश्चन में तो नहीं पूछे जाते, लेकिन जो स्टेट लेवल पेपर होते हैं उसमें पूछ लेते हैं कि जैसे डीएसएसबी वगैरह के पेपर हुए उसमें पूछ लेते हैं कि कोहलबर्ग कहाँ के निवासी थे। तो आपको याद रखना है कि कोहलबर्ग अमेरिका के निवासी हैं, ठीक है। कोहलबर्ग अमेरिका के निवासी हैं। तो मैंने लिखा है जिन्होंने नैतिक मोरल डेवलपमेंट थ्योरी और नैतिकता का सिद्धांत दिया है, ठीक है। जिन्होंने नैतिकता का सिद्धांत या नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। तो आप याद रखना नैतिकता, तो हमें याद रखना है मोरलिटी, नैतिकता, मोरलिटी, नैतिकता क्या होती है, हमें वह गुण जिसमें हमें सही और गलत की पहचान हो, ठीक है। बच्चे में या बड़े में वह गुण जिसमें वह गलत या सही को पहचान सके, ठीक है। बच्चा अपने सामाजिक परिवेश में ही नैतिकता और अनैतिकता को जानता है, ठीक है। ये नैतिकता होती है, जिसमें भी सही और गलत करने की पहचान होती है, वो नैतिकता कहलाती है। नेक्स्ट है हमारे पास, देखो इसमें मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगी। देखो ये है हिंज की हमारे पास हिंज है, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि इस हिंज की जो कहानी है वो क्या थी कि हिंज की
हिंज की कहाँ गया वो, इसमें देखो हिंज की वाइफ, आप कुछ भी लगा सकते हैं, वाइफ हो, या मैं आपको एक स्टोरी के माध्यम से बताऊंगी कि वाइफ लगाओ इसके माँ लगाओ, कोई भी आप लगा सकती है। तो क्या होता है कि अब इसकी वाइफ बीमार हो जाती है, ठीक है, और उसके पास इतने पैसे नहीं हो पाते हैं कि वो उसका इलाज करा पाए। तो वो एक डॉक्टर के पास मेडिकल स्टोर पे जाता है, तो उसके पास दवाई मांगता है। तो वो पहले पैसे मांगता है, फिर वो उसको पैसे नहीं होते हैं उसके पास। तो अगर उसके पास पैसे नहीं होती है और मेडिकल वाला उसको पैसे देने से मना कर देता है, तो क्या होता है कि अगर वो पैसे मेडिकल से दवाई चुरा ले जाता है, तो वो नैतिक दुविधा हो गई कि मैं अगर पैसे चुराऊंगा, इसमें सही और गलत के बारे में डिसीजन ना लेने की स्थिति कहलाती है। तो अगर वो पैसे चुरा लेगा और वो उसको पुलिस पकड़ ले जाएगी, तो वो तो हो गई हमारे पास नैतिक दुविधा हो गई। और नैतिक तर्कना हमारे पास होती है, वो उसने क्या काम किया, उसके पास पैसे भी नहीं थे और उसको दवाई भी चाहिए थी, तो क्या करा, अगर वो दवाई नहीं चुरा पाता तो उसकी पत्नी मर जाती। तो वो ये कन्फ्यूज हो गई कि मैं दवाई चुराऊं या ना चुराऊं। अगर चुराऊंगा तो ये कंप्लेन कर देगा, और मैं दवाई चुरा ले जाऊंगा तो ये कंप्लेन कर देगा और मुझे पुलिस पकड़ ले जाएगी, ठीक है। एक बात ये हो गई, और वो दुविधा में आ गया कि दवाई चुराऊं या नहीं। अगर दवाई नहीं चुराऊंगा तो जो मेरी वाइफ है वो मर जाएगी। तो वो ये है, तो वो नैतिक, एक तो हमारे पास हो गई नैतिक दुविधा और एक हमारे पास हो गई नैतिक तर्कना, ठीक है। हम इसको आगे पढ़ेंगे तो आपको डायग्राम के द्वारा समझ में आ रहा होगा, ठीक है। देखो, नैतिक दुविधा, सही और गलत के बारे में डिसीजन ना लेने की स्थिति नैतिक दुविधा कहलाती है, ठीक है। हिंज अगर चोरी करेगा तो पुलिस पकड़ लेगी, और नहीं करेगा तो उसकी बीवी मर जाएगी। ये हमारे पास हो गया नैतिक तर्कना। नैतिक दुविधा हो गई, सॉरी। तो हमारे पास दुविधा, देखो, अगर किसी की 2 नौकरी लग जाए, ठीक है, किसी की 2 नौकरी लग जाए, ठीक है, एक वो पुलिस में लग जाए, ठीक है, और एक उसको कलर वगैरह की नौकरी मिल जाए, तो वो उसका मन करेगा कि मैं पुलिस की कर लूँ, क्योंकि उसका शौक है। और कोई लोग उसको कह देंगे, अरे यार पुलिस की क्या करेगा, उसमें तो भाग दौड़ का काम है, तू क्या कर, तू कलर कर ले, आराम से बैठेगा, मौज मारेगा। तो वो क्या है कि वो कन्फ्यूज में है कि मेरा शौक तो मेरा पुलिस की नौकरी करने में है, लेकिन मुझे आराम किस में मिलेगा, कलर में मिलेगा, ठीक है। तो वो ये दुविधा होती है क्योंकि वो सही गलत के बारे में डिसीजन नहीं ले पा रहा है। कोई कह रहा है वो नौकरी कर ले, कोई कह रहा है वो नौकरी कलर की करूं या पुलिस की करूं, इसमें वो सही गलत का डिसीजन नहीं ले पा रहा है। तो वो हमारे पास हो गई नैतिक दुविधा। आ गया हमें समझ में, मैंने आपको एग्जाम्पल दे के समझा दिया है। नैतिक तर्कना, सही और गलत के बारे में डिसीजन लेने में शामिल प्रक्रिया को नैतिक तर्कना कहते हैं। अगर सही और गलत में किसी एक को चुनना हो, हिंज ने उसे चोरी को चुना, ठीक है। तो उसने नैतिक तर्कना कर ली, उसने डिसीजन ले लिया कि जो होगा देखा जाएगा। तो हिंज ने क्या किया, चोरी कर ली और दवाई ले आया, ठीक है। उसने सोचा अब उसकी जान बचानी हम मेरे लिए ज़रूरी है, पुलिस मुझे पकड़े तो पकड़ ले। तो उसने तर्कना मतलब उसने अपना डिसीजन ले लिया, ठीक है। अब डिसीजन दूसरा एग्जांपल में देखिए, अब कलर की और पुलिस की, ठीक है। तो उसने क्या चुना, पुलिस की नौकरी चुन ली, क्योंकि मेरा शौक भी है पुलिस की नौकरी करने में और कलर की नौकरी में मेरा शौक नहीं है। तो उसने क्या किया, अपने किसी की भी बात न सुनकर उसने अपनी नौकरी, पुलिस की नौकरी चूज कर ली और उसने नौकरी को ज्वाइन कर लिया। मेरा मन यही कहेगा और मैं इसी नौकरी को करूँगा, ठीक है। ये हमारे पास होगी नैतिक तर्कना, मोरल रीजनिंग, क्योंकि उसने सही डिसीजन टाइम पर ले लिया, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। अब देखो, मैंने बताया है कि आपको कोलबर्ग ने नैतिकता के 3 लेवल बताए हैं, ठीक है। एक प्राक रूढ़िगत नैतिकता का सिद्धांत हो गया, हमारे पास प्री कन्वेंशनल स्टेज हो गई, ठीक है। तो हम जो प्री कन्वेंशनल स्टेज है इसके 2 अवस्थाएं हैं, या इनको 2 भागों में बांटा गया है, तो हम आज उनको पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो, इस अवस्था में नैतिकता शून्य होती है, यानी बच्चों को सही गलत के बारे में पता नहीं होता। इस अवस्था में नैतिक तर्कना दूसरे लोगों के मानकों के अनुसार होती है। इसमें क्या बताया गया है कि आपको एज देखनी है, 0 से
4 से 10 वर्ष, क्योंकि इसमें नैतिकता का बिल्कुल ज्ञान नहीं होता, बच्चे को नहीं पता होता है सही क्या है और वो गलत क्या है। तो हम कहेंगे कि बच्चे इस उम्र में नैतिकता शून्य होती है, उनमें किसी नैतिकता का कोई भी गुण नहीं होता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ ले कि कौन सी अवस्था में नैतिकता शून्य होती है तो आप बता देना प्री कन्वेंशन स्टेज में नैतिकता शून्य होती है। अब इसको 2 भागों में बांटा गया है, अब हम उसको पढ़ेंगे। हमारे पास है दंड एवं आज्ञा पालन, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस। तो दंड एवं पालन इसमें है, इसमें क्या है, इसमें बच्चे की नैतिकता सजा और आज्ञा पालन पर आधारित होती है। हिंज ने चोरी की तो बच्चों ने सोचा कि अगर वह चोरी करेगा तो उसे सजा मिलेगी। ठीक है, ये बात हो गई। तो हम इसके पढ़ते हैं, कम आयु वह परिपक्वता होने के कारण बच्चा डरता है। हम इसके दूसरा एग्जाम्पल देख के मैं आपको बता रही हूँ। दंड एवं आज्ञा पालन को आप समझ गए होंगे कि बच्चे अंदाज़ा लगा लेते कि सजा और आज्ञा पालन पर आधारित होती है। जब हिंज चोरी करेगा तो बच्चों ने सोचा अब उसको सजा होगी। ठीक है, ये तो हो गया। मैं आपको बता देती हूँ दंड एवं आज्ञा पालन में क्या है। कम आयु वह अपरिपक्व होने के कारण बच्चा डरता है कि काम किया जाए या न किया जाए दंड से बचने के लिए। ठीक है, आप अगर किसी की मम्मी ऐसे कह देते हैं कि ये काम कर ले, अगर बच्चा सोचने लग जाता है मैं करूँ या ना करूँ, उसको पता है अगर मैं ये काम नहीं करूँगा तो मम्मी मेरी पिटाई कर देगी, तो वो दंड से बचने के लिए क्या कर देता है, अपनी मम्मी का आज्ञा का पालन कर देता है। जो उसकी मम्मी उसको काम कहती है वो कर देता है। ये हमारे पास हो गया दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुखता। ठीक है, अब ये आपको समझ में आ गया। अब मैं आपको अगर ये भी समझ में नहीं आया तो मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल देख के समझाती हूँ। परिवार के सदस्य बच्चे को कार्य करने का आदेश देते हैं, उस कार्य को न किया जाए तो बच्चे को दंडित करते हैं। ठीक है, दंडित कर देते हैं। ठीक है, इसलिए बच्चा क्या करते हैं, उसको आज्ञा का पालन कर देता है। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अब हम चलते हैं साधनात्मकता, सापेक्षता तथा उन्मुखता, इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट एंड इंडिविजुअलाइजेशन। ठीक है, इस अवस्था में जैसे को तैसा कहा जाता है। ठीक है, इसमें कोई जैसा व्यवहार करेगा उसके साथ भी वैसा ही व्यवहार करेगा। ठीक है, तुम मेरे साथ, अगर तुम मुझे अपनी गोद में उठाकर वहाँ तक लेके जाओगे तो मैं भी तुझको वहाँ तक मस्जिद दूंगा। ये खेल आपने बचपन में खेला होगा कि तू मेरी गोदी में मुझे उठा, वहाँ पर छोड़ के मैं तेरे को लेके आऊँगा, खेला होगा। क्या होता है, एक बच्चे ने दूसरे बच्चे की पेंसिल तोड़ी तो दूसरे बच्चे ने भी उसका पेन तोड़ दिया। ये अक्सर होता था, हम बचपन में थे तो आपने खूब किया होगा कि उसने एक को थप्पड़ मारा, तूने मेरे को मारा, तो वो भी उसको वापस थप्पड़ मार देता था। तो आपने देखा, तो जैसे को तैसा हो गया। ठीक है, आ गया समझ गए। अगर आपको इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट एंड इंडिविजुअलाइजेशन ना देखकर, साधनात्मकता, सापेक्षता तथा उन्मुखता ना देखकर अगर आपको ईगो ऑफ स्टेज या स्टेज ऑफ ईगो, अहंकार की अवस्था भी कहा जाता है, इसको अहंकार की अवस्था भी कहा जाता है। जैसे को तैसे की अवस्था को अहंकार की अवस्था या स्टेज ऑफ ईगो भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे बच्चे की आयु बढ़ती है वह परिपक्व होता है। जैसे जैसे बच्चा आगे उम्र बढ़ती जाएगी वह परिपक्व होता जाएगा। इसमें क्या होता है, यदि उसका उद्देश्य झूठ बोलने से पूरा होता है तो वह झूठ बोलता है। इसमें हमेशा, ठीक है, आप एक बात याद रखना, जैसे को तैसे में अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले, अगर किसी का उद्देश्य झूठ बोलने से पूरा होता है, बच्चे को ये नहीं पता कि ये बात गलत है या सही है, अगर उसको अपना उद्देश्य पूरा करना है या कुछ चीज़ चाहिए तो अपनी मम्मी से झूठ बोल देगा कि मम्मी मुझे स्कूल में 5 रुपये मंगाए हैं। तो इसको पता है कि उसकी मम्मी स्कूल का नाम देके उसको 5 रुपये दे देगी, तो वो अपने उद्देश्य को पूरा कर लेता है। दूसरा, जैसे भूख लगने पर चुरा कर खा लेना, तो ये क्रिया अहंकार की अवस्था में आ जाएगी। ठीक है, ईगो ऑफ
स्टेज या स्टेज ऑफ ईगो, ठीक है। अगर उसको भूख लग रही है तो वो खाना चुरा कर खा लेगा। उसको अगर उसको पैसे की ज़रूरत है वो झूठ बोलेगा कि मुझे स्कूल में मंगवाई है। तो ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये सारी अवस्था इसी में है। नेक्स्ट है हमारे पास कन्वेंशनल स्टेज, रूढ़िगत नैतिकता का सिद्धांत, ठीक है। परंपरागत, दूसरी बोले तो परंपरागत, मैंने आपको बताया है, परंपरागत भी दे सकते हैं। इसमें क्या होता है, इसकी एज आपको पता है 10 से 13 वर्ष दे रखा है। इस अवस्था में बच्चा दूसरे लोगों के मानकों को अपने अंदर समाविष्ट कर लेता है, उसी के अकॉर्डिंग सही गलत का निर्णय करता है, ठीक है। आगे समझ में, मतलब दूसरों के अकॉर्डिंग कार्य करता है, ठीक है, कि इसमें सही और गलत क्या है उसके निर्णय समावेशित होता है। अब हम इसकी 2 अवस्था है जो पढ़ेंगे। इस अवस्था को भी 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। अच्छा लड़का और लड़की बनने की उन्मुखता, गुड बॉय एंड गुड गर्ल, ठीक है। देखो, दूसरों के साथ भला बनकर अनुमोदन अर्जित अप्रूवल करता है, गोल्डन रूल का भी विचार इसी अवस्था में आता है। मैं आपको बताती हूँ, इस अवस्था में बच्चा जो भी करता है इसको प्रशंसा की अवस्था भी कह देते हैं, प्रशंसा की अवस्था भी कह देते हैं। इस अवस्था में बच्चा जो भी करता है वह दूसरों के लोगों के सामने उसकी प्रशंसा करने के लिए करता है, ठीक है। दूसरी ओर समाज के सदस्य बच्चे में विशेष अपेक्षाएं करने लगते हैं तो समाज से उन्हें स्वीकृति मिलने लगती है, ठीक है। इस अवस्था में बच्चे उन्हीं व्यवहारों को उचित व नैतिक मानते हैं जिसके लिए परिवार, स्कूल, पड़ोस, मित्र मंडली से प्रशंसा प्राप्त करते हैं। आया समझ में? मैं आपको बता देती हूँ शॉर्टकट। इस अवस्था में बच्चे उन्हीं कारणों को करते हैं जिसे समाज मानता है, ठीक है। समाज, स्कूल, पड़ोस, उसके मित्र मंडली उसकी प्रशंसा करते हैं कि वह, उसका परिवार उसकी प्रशंसा करे तो वह, उस परिवार उसकी प्रशंसा करे तो वह उस काम को करेगा। परिवार उसकी प्रशंसा करे तो वह उस काम को करेगा। उसके मित्र उसकी प्रशंसा करे तो वह काम को करेगा। उसके आस पड़ोस के लोग उसकी प्रशंसा करें तो वह काम करेगा, ठीक है। इसकी सेकंड अवस्था, अच्छा लड़का और लड़की बनने की अवस्था। नेक्स्ट हमारे पास कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता, लॉ एवं ऑर्डर ओरिएंटेशन। इस अवस्था में बच्चा कानून एवं सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की भावना विकसित करता है। इसमें क्या है, कानून एवं व्यवस्था, समाज में भी जो भी होता है, मतलब कहने का मतलब है कि वह समाज को स्वयं एक लक्ष्य मानने लगता है, मतलब वह समाज के अनुसार ही कार्य करेगा, ठीक है। इसकी है, देखो, इसमें बच्चा कानून एवं सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की भावना को विकसित करेगा। एग्जाम्पल के मैं समझाती हूँ आपको। उसके पापा का एक्सीडेंट हो गया था रेड लाइट पार करते हुए, ठीक है। तो उसका मतलब है कि वो कभी भी उस रेड लाइट को पार करते हुए, इसके पापा का एक्सीडेंट हो गया था इसलिए वह ऐसा नहीं करेगा। कहने का मतलब है कि वो ग्रीन लाइट होने तक वेट करेगा और रेड लाइट में कभी भी रोड क्रॉस नहीं करेगा। इसलिए हमारे पास है कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, ठीक है। तो वह कानून को मानेगा और उसका उल्लंघन नहीं करेगा, वो समाज के अनुसार ही चलेगा। नेक्स्ट हमारे पास पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। इसमें हमें पता है कि 13 से ऊपर है। इसमें डिसीजन खुद लेने के लिए जाते हैं, ना कि समाज के जरिए क्या सही है क्या गलत है। वह समाज के अकॉर्डिंग नहीं चलेगा, वह अपने डिसीजन सेल्फ लेगा, वो किसी की भी नहीं मानेगा, ठीक है। इसमें डिसीजन खुद से ले जाएंगे, वो किसी की भी परवाह नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, इसको 2 भागों में बांटा गया है। मैंने बताया इसकी 2 अवस्थाएं होती है। एक हमारे पास सामाजिक अनुबंध उन्मुखता, जिसको इंग्लिश में पढ़ना हो वो इंग्लिश में देख ले, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। इसमें किशोर ये मानते हैं कि नियम लोगों के भले के लिए होते हैं। अगर किसी नियम से किसी का नुकसान होता है तो ऐसे नियमों का
तोड़ देना चाहिए। अगर रेड लाइट तोड़कर उसके पापा की जान बच सकती है तो उसे तोड़ दो। इसमें क्या है, अगर देखो उसमें उस कानून व्यवस्था उन्मुक्ता में तो वह उसको पता था कि रेड क्रॉस करते हुए उसके पापा की जान चली गई, तो वो कभी भी रेड लाइट को पार नहीं करेगा। और इसमें क्या है, अगर उसको ये पता हो इस अवस्था में आने के बाद, अगर रेड लाइट पार करते हुए मेरे पापा की जान बच सकती है, तो वो समाज के या ग्रीन लाइट होने की वेट नहीं करेगा, वह उसको रूल को नहीं मानेगा। ठीक है, वो रेड लाइट तोड़कर उसके पापा की जान बच सकती है तो वो रेड लाइट के नियम जो बना रखे उसको तोड़ देगा। ठीक है, उसे तोड़ देगा और उसके पापा की जान बचा लेगा, क्योंकि ऐसे नियमों को तोड़ देना चाहिए। अगर रेड लाइट तोड़कर उसके पापा की जान बच सकती है तो उसे तोड़ दो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुक्ता, यूनिवर्सल इथिकी प्रिंसिस और ओरिएंटेशन। इसमें किशोर दूसरों के विचारों से नहीं बल्कि अपने खुद के मानकों के अनुसार व्यवहार करता है। इसमें किशोर दूसरों के फायदे के नहीं अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। जैसे आपने भगत सिंह को देखा होगा कि भगत सिंह अपने देश को आज़ाद कराने के लिए किसी की परवाह नहीं की और अपनी जान की बाजी लगा दी, अपनी जान पर खेल गया। ठीक है, तो हम अब क्वेश्चन कर लेते हैं। तो मैं आपको एक क्वेश्चन बताती हूँ। एक क्वेश्चन है हमारे पास, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। कोहलबर्ग ने सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना की है। ठीक है, आलोचना क्या थी कि कोहलबर्ग ने पुरुष और महिलाओं में नैतिकता के सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया, क्योंकि उसने महिलाओं की नैतिकता के बारे में कुछ सांस्कृतिक विविधताओं को महत्व नहीं दिया। और इसने आलोचना किसने की थी? कैरोल ग्रिसेन ने आलोचना की थी। कैरोल ग्रिसेन कौन था? इसका शिष्य था। ठीक है, कैरोल ग्रिग्रेन इसकी आलोचना की थी और ये इसका शिष्य था। ठीक है, इसमें क्या है, अगर देखो मैंने आपके लिए नॉर्मल क्वेश्चन लिए हैं और जो क्वेश्चन बनेंगे वो उस पॉइंट के हिसाब से बनेंगे, तो आपको याद रखना है। देखो इसमें क्या है, बच्चों ने नैतिक विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो अब ये आपको पता है कि मैंने यही चैप्टर पढ़ रहा हूँ, तो आप आसानी से बता दोगे। तो लॉरेंस कोहलबर्ग ने किया। अगर मैंने बताया कि बच्चों में नैतिक प्रथम बार किसने दिया, तो प्रथम जीन पियाजे करके आना है। ठीक, इसका आंसर हो गया बी, लॉरेंस कोहलबर्ग। नेक्स्ट है हमारे पास, लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों और वयस्कों से संबंधित किस विषय की जांच की थी? तो आप बता दो। नैतिक विकास का विकास, डेवलपमेंट ऑफ मोरल रीजनिंग। ठीक है, ये हमारे पास चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, यही आपको बेसिक चीज़ें आपको मिलती रहेगी। और देखो, अगर आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे आते हैं तो स्टार्टिंग की 4 अवस्थाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्हीं में से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर आप लास्ट की दो लास्ट की आपको याद नहीं होती, आपको ध्यान नहीं रहती, तो उसमें अक्सर क्वेश्चन पूछा भी नहीं जाता। तो आपको याद रखना है कि 4 अवस्थाएं तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ओके, धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। कहाँ गया वो? हाँ, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो, ऐसे ही रोजाना वीडियो डलती रहेगी। शॉर्टकट